Hello everyone. So in this chapter, that is chapter number 12, I am leaving chapter 11 because we will do that in the offline mode only. Chapter 12 is about the strategy formulation. See, strategy का मतलब क्या होता है पहले वो समझो. Strategy का in general मतलब यही होता है कि आप किसी काम को करते कैसे हो, आपकी टेक्निक्स क्या हैं, किस आर्ट के थ्रू, या जनरली आप इसे आर्ट भी कह सकते हो बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजॉज एंड जिसका मतलब आर्ट होता है. तो पहले इनिशियली जो ये स्ट्रैटेजी वर्ड होता है मिलिट्री मैटर्स में लिया जाता था. मिलिट्री मैटर्स में इसलिए कि एक वॉर कैसे कंडक्ट होगी, कैसे आप अपने आप को डिफेंड करोगे, कैसे आप अपने ओपोनेंट को हराने की कोशिश करोगे. ठीक है, तो वो जो स्ट्रैटेजीज होती थी वो क्या होती थी, वो बेसिकली दे वर टारगेटेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ योर गोल एंड दैट वाज विनिंग द वॉर. सो द पॉइंट इज़ विद द टाइम जब बिजनेस डेवलप हुआ, जब ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ी, तो एक्विजिशन, मर्जर, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ें आई. अब इनको टैकल कैसे करना था, लोगों को इनके फेवर में कैसे लाना था, या देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स विच वर हैपनिंग इन दी मार्केट फ्रंट ऑल्सो. सो इसीलिए धीरे धीरे स्ट्रैटेजी वर्ड्स को बिजनेस में भी लाया गया. ठीक है, दिस इज़ अ बैकग्राउंड कि स्ट्रैटेजी वर्ड बिजनेस में क्यों आया, बिकॉज इनिशियली द स्ट्रैटेजी वर्ड वॉज ओनली फॉर द मिलिट्री बैकग्राउंड. नाउ एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल थिंग. You are just making sure what basics you are going to follow to achieve your long term objective. What you are going to do, how you are going to utilize your resources, how you are going to acquire the resources, what would be your course of action, how you are making sure that the uncontrollable environment जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान ऑफ एक्शन कैसे एग्जीक्यूट करोगे. ठीक है, सो इट्स अ ब्रॉड फॉर्मूला. How you are going to compete, what goals you are going to achieve, what techniques you are going to apply, what would be your policy. These things are nothing but they are strategies. Now you can do any of the definition of the strategy, that is up to you. But हम बात करते हैं strategies को एक लमसम में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जो मैंने बोला वही, स्ट्रैटेजीज हमेशा वेल प्लान्ड होनी चाहिए, टुवर्ड्स वन डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल. देन स्ट्रैटेजी जो होती हैं वो हमेशा कीपिंग इन माइंड ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज अप्लाई की जाती हैं. यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आपको उन ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करना है मार्केट के अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए. स्ट्रैटेजीज हमेशा टॉप मैनेजमेंट करते हैं और मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो सकें. स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो प्लान है. ठीक है, अब हम उन्हें स्टैंडिंग प्लान क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्लान मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए माना जाता है. स्टैंडिंग प्लान मीन्स द प्लान विच इज़ एग्जीक्यूटेबल इन द लॉन्ग रन, और उसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं. जब आप बात करते हो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की, तो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू ही आप उसे बेस्ट रैशनल वे में यूटिलाइज कर सकते हो. दूसरा, हर एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी आपके लिए, मतलब हर एनवायरमेंटल चेंज एक्चुअली आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और थ्रेट भी हो सकता है. आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे मैक्सिमाइज़ करो और उस थ्रेट को कैसे मिनिमाइज़ या फेस करो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. Now, when we are talking about strategy, what strategy and planning have as a connection? So the point is, देखो, strategy है you are trying to understanding your environment, you are trying to cope up, और you are trying to coming out with the action of plan कि भाई आपको उस चीज़ को, उस सिचुएशन को फेस कैसे करना है. So it's a plan which you are designing obviously for your long term or for increasing your competitive strength in the environment. तो ये आपके लिए एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है कि आप कैसे काम करोगे. मान लो कि आपको अपनी वर्क फोर्स इंक्रीज़ करनी है, या फिर आपको किस तरह की वर्क फोर्स चाहिए, आपको कहीं नया प्लांट लगाना है तो वो प्लांट कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, किस जगह पे होगा, कितने स्क्वायर फीट में फैला होगा, कितनी मशीनरीज होंगी. ये सब आपकी स्ट्रैटेजीज ही होती हैं. ठीक है, अब प्लान जो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, कॉन्क्रीट पर्पस के लिए होता है, उसमें डेविएशंस नहीं होती हैं. स्ट्रैटेजीज़ में डेविएशंस हो सकती हैं. स्ट्रैटेजी में अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं. ठीक है, जो हम प्लान में थोड़ा सा
मना करते हैं, बट अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग आर कनेक्टेड। नाउ वाई स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके एलिमेंट्स हैं वही उसकी इंपॉर्टेंस है। सी टू फेस एनवायरमेंटल चेंजेस, मार्केट में, एनवायरमेंट में, आपके आसपास सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल, इवन साइकोलॉजिकल, ये चीज़ें वक्त के साथ रोज़ चेंज होती हैं। नाउ इट मीन्स, जैसा मैंने अभी बोला, दैट हर एनवायरमेंटल चेंज आपके लिए या तो कोई थ्रेट लेके आता है या कोई अपॉर्चुनिटी। अब हमें वो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होती हैं या बनानी होती हैं जिन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू हम उन चैलेंजेस को भी फेस कर सकें और उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकें। क्योंकि हमारा बिजनेस किसी भी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करता है वही हमारी फ्यूचर को डिसाइड करता है, हमारे सर्वाइवल को डिसाइड करता है। सेकंड होता है स्ट्रैटेजीज गिव्स यू अ डायरेक्शन। भाई आपको पता है आपको क्या अचीव करना है, उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। आपको पता है आपके कितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, कितनी ह्यूमन फोर्स है, उनकी खुद की स्किल्स क्या है, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना है। तो स्ट्रैटेजीज जो होती है वो आपको एक क्लियर और स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि व्हाट टू डू। जैसे कि देखो, खुद सोचो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक पेपर है। अब आपको बोल दिया जाए कि ये पेपर है, इसे पढ़ो। आपका पहला क्वेश्चन हमेशा यही होता है, सिलेबस क्या है? क्यों? बिकॉज सिलेबस आपके लिए गाइडलाइंस है। आपको ये पता है कि मुझे इसी टाइम, इसी सिलेबस के फ्रेम के अंदर काम करना है। इसके बियॉन्ड मुझे कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अ क्लियर कट गाइडलाइंस हैव बीन गिवन टू यू। सो अगर आपके पास वो डायरेक्शन ना हो तो आप कुछ नहीं सोच सकते। अगर आपको पता है दैट योर सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, ईच यूनिट हैज़ सर्टेन टॉपिक्स, ईच टॉपिक हैज़ सर्टेन चैप्टर्स, दीज आर डायरेक्शंस। ठीक है, इन्हें समझो। अब ऑब्वियसली उससे किसी भी, अगर आप स्ट्रैटेजी को एक कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव वे में, अच्छे वे में अडेप्ट कर पाते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है, क्योंकि आप गिवन रिसोर्सेज के साथ अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, उसी के थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आएगा विद द टाइम, जब आप ये देखोगे कि स्ट्रैटेजीज आपके ब्रॉड स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और उन्हीं ब्रॉड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे तो आप बाकी लोगों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे। स्ट्रैटेजी आपको ये बताती है कि किस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरीके से वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से उनमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विल इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन फर्स्ट और लास्ट कनेक्टेड है। अगर आप एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो, इसका मतलब आप अपने कंपटीशन को भी फेस करने के लिए तैयार हो। तो स्ट्रैटेजी आपको वो स्ट्रेंथ, वो इंफॉर्मेशन, वो टेक्निक्स या वो एक्शन प्लान ऑफ एक्शन बताती है जिसके थ्रू आप मार्केट में अपने कंपटीशन को इंक्रीज़ करके, फेस करके अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हो और बेटर मार्केट शेयर हासिल कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस, तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस क्या होती है? देखो, अगर मुझे किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनानी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ये देखूँगी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मिशन क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, उसका रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू डू, why organization actually exist in the market. See, every organization exists in the market to earn profit, but that is not the mission. The mission is always, or should always, be clearly expressed, और उससे आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बताना समझाना भी ज़रूरी है। एक मिशन स्टेटमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन की होती है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक कैरेक्टर होता है, यानी कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ पे डिपेंड करता है या उसको ये समझाता है कि किस तरीके से उसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, किस तरीके से वो मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहता है, किन लोगों को सर्व करना चाहता है, किस तरीके की क्वालिटी गुड्स बनाना चाहता है। ठीक है, जैसे कि कई बार लोगों का बेसिक एम होता है एजुकेशन, किसी का बेसिक एम है हेल्थ, किसी का बेसिक एम है ट्रांसपोर्टेशन, किसी का है कम्युनिकेशन। द बेसिक एम शुड बी इज़ द कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो फर्म का जो मिशन होता है वो हमेशा आपको ये समझाएगा कि आपका पर्पस क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एलोकेट करने का बेसिस क्या है, किस तरह की टास्क आपको करनी पड़ेगी, आपकी फर्म की आइडेंटिटी क्या है, किस तरीके की लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, उन किस तरीके के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप मार्केट में ऑफर करना चाहते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है, तो आपको एक मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्लियरली पता होना चाहिए। देन आप ये एनालाइज करते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इवन साइकोलॉजिकल, लीगल,
क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। मार्केट अपने आप में एक अनडिफाइंड कह लो एरिना है। नाउ द पॉइंट इज कि आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करो, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये समझना पड़ता है कि विच पर्टिकुलर फैक्टर इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू दी मैक्सिमम। कौन से एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं, कौन सी एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल डेवलप करना, जैसे आप एक नाम देते हो एटॉप, वो आप करो। क्यों? ताकि आप ये समझ सको कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आपके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कितना किस पोर्शन में है, मीन्स क्या थ्रेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है, तो इसीलिए इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करो। आपका प्रोडक्शन, आपके डेटर, आपके क्रेडिटर, आपके कस्टमर, आपके अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, कौन कौन है जिनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आपकी स्ट्रक्चर क्या है, आपके इनकम ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं, प्रमोशन का सिस्टम क्या है, अप्रेजल का सिस्टम क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का काम करती हैं। क्योंकि जब आप स्वॉट एनालिसिस करते हो ना बच्चा, तो स्वॉट एनालिसिस इज बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर से आता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलती हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के में कितने एजुकेटेड लोग हैं या उनका खुद की स्किल का प्रोफाइल कितना है, वो कितने टैलेंटेड हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमियां हैं, ठीक है, वो आपकी वीकनेसेस होती हैं। मे बी कमी कैन बी फाइनेंस, वो आपकी जो वीकनेस होती है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, वो आपके डेटर और क्रेडिटर में से कुछ हो सकता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हो सकता है, इट डिपेंड्स। बट हर ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मिला के स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ द गूगल का स्वॉट एनालिसिस, यू हैव टू रीड इट एंड लेट मी नो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। आप अपना खुद का भी एक स्वॉट एनालिसिस क्रिएट कर सकते हो, अपने आप को जज कर सकते, जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ओके हार्ड वर्किंग, मैं उसे अपनी स्ट्रेंथ मान लूँ। वीकनेस, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, ठीक है, वो मेरी इंटरनल प्रॉब्लम हो गई। अपॉर्चुनिटी, मार्केट में व्हाट काइंड ऑफ जॉब और व्हाट काइंड ऑफ वर्क प्रोफाइल इज देयर फॉर मी, दैट इज़ माई अपॉर्चुनिटी। थ्रेट, हाउ मच कॉम्पिटिशन इज देयर, दैट कैन बी थ्रेट। सो आप अपना भी एक खुद का स्वॉट एनालिसिस क्रिएट कर सकते हो। देन व्हाट विल यू डू? नाउ व्हेन यू हैव डन योर स्वॉट एनालिसिस, यू हैव अंडरस्टूड कि आपको किन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है और किन एरियाज़ को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे। उसके अकॉर्डिंग आप ये देखोगे कि आपको क्या टास्क करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्वालिटी पे काम करना चाहिए, कहाँ कॉस्ट पे काम करना चाहिए। जैसे कि मेरी कॉम्पिटिटर और मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन प्राइस, जिसकी वजह से मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतना नहीं बेच पाती हूँ जितना वो बेच रहा है। तो इसका मतलब आई नीड टू वर्क ऑन द कॉस्ट एंड आई डेवलप माई स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि स्वॉट एनालिसिस एक्चुअली आपको हेल्प करता है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए। अब किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अब आपका काम क्या है, उन स्ट्रैटेजीज़ को इवैल्यूएट करो, समझो। हर एक स्ट्रैटेजी का अपना एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। जैसे जब आपने ट्वेल्थ करी, ट्वेल्थ करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जा सकते हो, आप रेगुलर अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो जो आप कर रहे हो, ठीक है। आप किसी SOL से ग्रेजुएशन करके किसी और टेक्निकल कोर्स में जा सकते थे। यू हैव लिटिल, आई मीन अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आउट ऑफ दोज ऑप्शन ऑब्वियसली यू इवेल्युएटेड ऑल, और जो आपके लॉन्ग टर्म को मैच करेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करोगे। हर एक इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी का, हर एक एक्शन का एक रिस्क प्रोफाइल होता है, एक कॉस्ट बेनिफिट प्रोफाइल होता है। उसे एनालाइज करने के बाद ये आप देखते हो कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप लॉन्ग टर्म में जो अचीव करना चाहते हो वो आज की स्ट्रैटेजी से आपको मिलेगा, आप उसे चूज़ करते हो जो आपके फिलोसफिकल, एथिकल बिलीफ इन सबको मैच करता हो, ठीक है। सो दैट इज़ द चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले मिशन और ऑब्जेक्टिव समझने की ज़रूरत है, फिर वो अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करे जो कि एक्सटर्नल होता है, फिर वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्कैन करे और स्वॉट एनालिसिस बनाए। उसके बेसिस पे वो अपने स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में सर्च करे, उन ऑल्टरनेटिव्स को डिवाइड करे, सॉरी
इवैल्यूएट करे और फिर जो उसको बेस्ट लगता है, ठीक है, उसे चूज़ करे. सो दिस वॉज योर बेसिक फॉर्मूला. नाउ लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रैटेजी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है. स्टिल हम इसे 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं और बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स ही होते हैं, लेकिन हर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट भी करना होता है, इसीलिए इन लेवल्स को समझने की ज़रूरत है. तो पहला आपका होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. सी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, एज आई टोल्ड यू, दीज आर डिसाइडेड बाय योर टॉप लेवल मैनेजमेंट. बट ये किस तरह के रोल्स होते हैं? इनके बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्टैंड करना है, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे अचीव करना है, फर्म्स कुछ वक्त बाद कहाँ पहुँचना चाहती है, फर्म मार्केट में कहाँ स्टैंड करना चाहती है, किस तरह का ब्रांड नेम बनाना चाहती है. इसीलिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कंसर्न होती है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के विजन से, गोल से और उसकी फ़िलॉसफी से. वो क्या करना चाहते हैं. उनका फोकस हमेशा बिजनेस की लॉन्ग टर्म गोल पे होता है. मार्केट में एक्विजिशंस के थ्रू, मर्जर्स के थ्रू, डिसइन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, किस तरीके से, मे बी जॉइंट वेंचर के थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना चाहते हो, कैसे लेके जाना चाहते हो, ठीक है. इसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ कहाँ पे है, उन्हें कहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हाउ दोज रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी अरेंज्ड. नेक्स्ट आपकी होती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. सी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आप ये कहते हो दैट व्हेन यू हैव योर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. अब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बिजनेस एक फर्म के का पार्ट है, लेकिन वो उससे इंडिपेंडेंट काम करती है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, किसी पर्टिकुलर डिवीजन पे काम करती है, ठीक है. जैसे कि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेम आई एम टेकिंग, बट देयर इज़ अ कोका कोला और उसी के अंदर आपको शायद विच इज़ दैट फ्रूटी, नहीं नॉट फ्रूटी. सी देयर इज़ वन मोर डिंग, मिरिंडा, और उसमें से जो एक ऑरेंज एक और होती है फैंटा, शायद मिरिंडा या फैंटा में से एक है जो कोका कोला की कंपनी है, ठीक है. नाउ द पॉइंट इज़ वो उसका ही एक वर्जन है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट की तरह वर्क करते हैं जहाँ पे उनकी एक अपनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से वो मार्केट में अपने आप को लेके आते हैं या किस तरीके से वो मार्केट में अपने आप को एडवर्टाइज़ करते हैं. ये सारी स्ट्रैटेजीज़ उनकी दूसरी वाले प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है, बट अल्टीमेटली दे आर द सेम. अब कई लोग इसे बोलते हैं कि डिफरेंट ब्रांड नेम है, एंड इट्स ऑल्सो डिफरेंट ब्रांड नेम, बट इट्स अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट विच इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट. सो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो कई बार आपकी पोजीशनिंग पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग अपने आप को पोजीशन करते हो, आप किस तरीके से मार्केट में अपनी डिमांड को फॉरकास्ट कर सकते हो, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो ताकि आप अपनी मार्केट में हर एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सको. नो, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में फ़र्क क्या है? देखो, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन की बात करती है, ब्रॉड पॉलिसीज़ की बात करती है, जबकि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आपकी एक सिंगल प्रोडक्ट की मार्केट में एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल की बात करती है, ठीक है. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. और जो थर्ड होती है विच इज़ योर फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. नाउ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या है? सी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है इट इज़ लाइक कि आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना है. जब आपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाए तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव किस तरीके से प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, R&D को कम्युनिकेट किए जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मोस्टली फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. नाउ द पॉइंट इज़ इट मीन्स उस हर एक सिंगल स्मॉल यूनिट की भी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है टू अचीव दो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. This was your strategy formulation chapter. Go through it and let me know if you have any doubt.